वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जामों पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है ना? सो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं आप सभी को बतानी है। ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। बताइए बच्चों आप लोग फास्ट। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। किधर से बच्चों? तो पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये लगातार 1 घंटे में यहाँ पे ये पूरा वो चक्कर को पूरा करती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी की इसी दैनिक गति के कारण ही, मीन्स यहाँ पे बच्चों अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण यहाँ पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई, तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जवाब आ रही थी, दैट इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो अगर बात यहाँ पे आती है बच्चों, पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं दैनिक गति के कारण, या यहाँ पे आपके ऑप्शंस में ये भी लिखा हुआ दे दिया जाएगा दैनिक गति या यहाँ पे घूर्णन गति। ठीक है, दैनिक गति या घूर्णन गति, दोनों में से कोई भी आपको दे दिया रहेगा तो आप लोग दोनों में से किसी एक को टिक आउट करके आओगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है। ठीक है, और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, 9th 10th का ही क्वेश्चन है बच्चों, तो में भी आप लोगों को यहाँ पे डाउट नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण या घूर्णन गति के कारण यहाँ पे होती है, दोनों में से कोई भी आप लोग यहाँ पे टिक आउट करके आ जाओगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक यानी फाउंडर कौन हैं और कौन थे, यहाँ पे किनके द्वारा ये लाया गया था ये मिशन? तो बताइए बच्चों। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों यहाँ पे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। ठीक है ना, तो आप लोग बात ध्यान में रखेंगे, रामकृष्ण जो ये मिशन लाए थे विवेकानंद जी, तो यह एक हिंदू संगठन और एक यहाँ पे आध्यात्मिक संगठन है, और जो कि इसकी स्थापना यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे देखिए स्थापना यहाँ पे बच्चों 1 मई 1897 में बच्चों इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी, और ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो इसका मुख्यालय आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेलूर मठ में है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे बेलूर मठ। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेलूर मठ। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सब क्वेश्चन रहती है बच्चों, आप लोग जरूर इसे नोट कीजिएगा। फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्थापना कब हुई थी और किन के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग क्या अगले प्रश्नों की ओर मूव करें बच्चों। तो जी हाँ, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है और इसमें पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सरनाथ, ऑप्शन डी बोध गया। बताइए बच्चों आप लोग फास्ट, कहाँ से हुई थी? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अगर आप सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं, जानते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है, यहाँ पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि आप लोग बताइए बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ठीक है। कौन सा प्रश्न है बच्चों? तो यहाँ पे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? बताइए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ पे दिया था? फटाइए फास्ट बच्चों, यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी की जवाब आ रही है सरनाथ, ठीक है, सरनाथ, दैट इज करेक्ट आंसर बच्चों। क्योंकि जो भी बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना पहला उपदेश सरनाथ में दिया था, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुकी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछी जा रही है इनकलाब का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जी हाँ बच्चों, इनमें से यानी 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और ये चारों देशभक्त थे, तो इनमें से बतानी है कि इनकलाब का नारा किन देशभक्त ने दिया था, किन महान पुरुष ने दिया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जी हाँ बच्चों, आप सभी को बतानी है इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो बताइए फटाफट बच्चों आप लोग। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर। इनकलाब का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे बच्चों कि भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे और यह उनके क्रांतिकारी साथियों के साथ साथ ये नारा दी गई थी। और इसका मतलब होता है, इनकलाब का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे क्रांति, ठीक है। इसका अगर हिंदी अर्थ बताऊं तो ये क्रांति होता है, मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका नारा यहाँ पे भगत सिंह जी के द्वारा यहाँ पे दी गई थी और जिसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों क्रांति। जैसा कि मैं आप सभी को बताया, अर्थात किसी शासन के किए गए कृत्यों के खिलाफ जनता का एकजुट होकर विद्रोह करना तथा तख्ता पलटना, अर्थात सरकार को पूर्णतः बदलना, ठीक है ना। तो सरकार को यहाँ पे बदलना था यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अत्याचार, काफ़ी क्रांतिकारी हुई थी बच्चों, इसीलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि आप सभी को बतानी है कि सुभाष चंद्र जी के द्वारा यहाँ पे कौन सी नारा दी गई थी, तो जी हाँ बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? बताइए आप लोग फास्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जी हाँ बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह नारा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर मैं एक और यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि आप लोग बताइए यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी नारा यहाँ पे दी गई थी और कौन सी नारा प्रमुख है।
तो जी हाँ, महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे नारा दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, करो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। या यहाँ पे एक और है, हे राम। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही यहाँ पे नारा दी गई थी। ठीक है ना। अब बात आई है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा यहाँ पे कौन सी नारा दी गई थी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब बात आई है चारों महान पुरुषों की, तो आइए इनकी एक एक मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि इनके द्वारा कौन कौन सी नारा यहाँ पे दिया गया था बच्चों। चंद्रशेखर आजाद ये भी काफ़ी महान पुरुष थे बच्चों, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो इनके बारे में जानते होंगे। तो इन महान पुरुष के द्वारा यहाँ पे कौन सी नारा दी गई थी बताइए आप लोग फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मर जाऊँगा। यह नारा हमारे महान पुरुष चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी नारा थी, आइए मैं इसे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी है क्वेश्चन नारा से रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी बच्चों, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लेना, आप लोगों के क्वेश्चन में रहेगी, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखते हुए चलेंगे बच्चों, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मर जाऊँगा। यह नारा चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अगर डाउट होगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको बतानी है इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। ठीक है ना। वंदे मातरम कौन सी बच्चों? तो आप सभी ने जाना होगा, वंदे मातरम की नारा किनके द्वारा दिया गया था, इसका आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतानी है। ठीक है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था बच्चों? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें पूछी जा रही है आपसे, लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, लोदी वंश का कौन संस्थापक था? ऑप्शन ए है इब्राहिम शाह, ऑप्शन बी दौलत खां लोदी, ऑप्शन सी बहलौल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। बताइए आप लोग फास्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ बच्चों, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, बात करूँ कि लोदी वंश का कब यहाँ पे स्थापना हुआ था, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, लोदी वंश का स्थापना यहाँ पे 1451 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, वो भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये शासक बहलोल लोदी जी के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो जी हाँ बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर अब मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ बच्चों, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम आप सभी को बतानी है, वो देश कौन सी है? ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। जी हाँ, बताइए फास्ट आप लोग, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी? तो जी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कौन ऐसा देश है जो कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो उसका नाम कौन सा है? तो चीन है दोस्तों, ये यहाँ पे पहला स्थान है बच्चों, इसका ये प्रथम स्थान है। फिर तो दूसरा यहाँ पे देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बच्चों यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। फिर तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं, तो तीसरे स्थान पे बच्चों यहाँ पे भारत है। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमारा भारत है, और चौथे स्थान पे बच्चों यहाँ पे रूस और जापान है। ठीक है, रूस और जापान। तो आप लोग याद रखेंगे कि
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो चीन है, उसके बाद यहाँ पे अमेरिका है, फिर भारत है, फिर उसके बाद ही कोई कंट्री यहाँ पे है। ठीक है ना। बस सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा उत्पादक वाले देश तो ये पांचों ही हैं। ठीक है, यानी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस और यहाँ पे जापान। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और इसे नोट करते हुए अब हम लोग क्वेश्चनों की आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है 7 और इसमें पूछा जा रहा है, ये भी काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए फास्ट आप लोग, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सासाराम और ऑप्शन डी नई दिल्ली। जी हाँ बच्चों, बताइए आप लोग फास्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? जी हाँ बच्चों, बताइए फास्ट। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तो आपका यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि शेरशाह का मकबरा यहाँ पे भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी यहाँ पे प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है गुलाबों का लड़ाई हुई थी यहाँ पे। ऑप्शन ए है हॉलैंड में, ऑप्शन बी पोलैंड में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो बताइए आप लोग फास्ट बच्चों, गुलाबों की लड़ाई हुई थी हॉलैंड में, पोलैंड में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? ठीक है, बताइए फटाफट बच्चों, इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी? तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, यानी गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी बच्चों, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे बच्चों आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जी हाँ बच्चों, आप सभी को बतानी है यहाँ पे जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। ठीक है, बताइए फटाफट बच्चों। ऑप्शन ए है अंबाला, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी अजमेर। बताइए फटाफट बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी का जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, यानी जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है, तो यह अमृतसर में स्थित है बच्चों। ठीक है ना। और इसका स्टोरी भी आप लोगों को पता होगा, बहुत खौफनाक यहाँ पे यह दुर्घटना यहाँ पे हुई थी बच्चों अंग्रेजों के द्वारा। जैसा कि आपको बता दें कि 100 साल पहले जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया गया था। आप सभी ने जानते होंगे इसके बारे में, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग को यहाँ पे शहीद हुए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मैं जालियांवाला बाग की यहाँ पे इस घटना की अगर मैं बात करूँ कब घटित हुई थी, तो 13 अप्रैल, आप सभी जानते होंगे बच्चों 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 ईस्वी में यह यहाँ पे हुई थी बच्चों। तो आप लोग ये याद में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। बताइए कहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध लोथल जो है नगर वो कहाँ पे स्थित है? बताइए आप लोग फास्ट, फटाफट बताइए। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में? फटाफट बताइए बच्चों। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी ने जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे आपकी जवाब सही है बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध नगर लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, यह बहुत ही प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में ये गिना जाता है। ठीक है ना। और 2400 ईसा पूर्व यह पुराना यहाँ पे यह बंदरगाह है। शहर भारत के राज्य गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में बच्चों? तो गुजरात के भाल क्षेत्र में ये स्थित है। इसकी खोज, अगर मैं इसकी खोज की बात करूं, तो इसकी खोज बच्चों 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ
लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसका जवाब बताओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपसे पूछा जा रहा है कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आप लोग फटाफट जवाब बताएंगे इस वीडियो के कमेंट में। मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर आ रही है, कालीबंगा। ठीक है, चलिए बच्चों आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही नई नई क्वेश्चनों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एवरीवन।